नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। उत्तर प्रदेश में कुछ समय बाद होने वाले चुनावी दंगल से पहले सभी सियासी दल एक से बढ़कर एक दांव चल रहे हैं, लेकिन दम किसमें है ये जनमत से पता चलेगा। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों और सियासी किस्मत के फैसले का दिन का ऐलान नहीं हुआ है। अधिसूचना जारी होने के कुछ वक्त अभी हालांकि बाकी है। ऐसे में पार्टियां फिलहाल हर उस रणनीति पर काम कर रही हैं जो चुनाव में उनके लिए फायदा दिला सकती हैं। उत्तर प्रदेश के सत्ता संग्राम में सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने, क्योंकि वही रोमांच इसे लेकर भी अब पिछली बार की अगर बात की जाए तो 300 से ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी क्या फिर कमाल कर पाएगी। बहरहाल कुर्सीनामा में आज हम आपको अमरोहा जिले के नौगावा सादात लेकर चलेंगे। देखते हैं इस सीट पर अभी किस तरह के समीकरण हैं। कुर्सीनामा आज के सफर। तो पूर्व मंत्री और क्रिकेटर रहे चेतन चौहान के निधन के बाद नौगावा सादात सीट खाली हो गई थी। बीजेपी ने उपचुनाव में इस सीट पर चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को प्रत्याशी बनाया और वो जीतने में कामयाब रही। लेकिन इस बार समीकरण पहले से काफी अलग है। सपा, कांग्रेस, बसपा समेत दूसरे दल भी खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में यहां चुनावी घमासान दिलचस्प होने की उम्मीद जताई जा रही है। खैर, यहां के चुनावी माहौल और हर मुद्दों के साथ ही हम मतदाताओं का क्या मूड है, इसे जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी एक रिपोर्ट में 22,000 यादव, 15,000 गुर्जर, जबकि 15,000 के करीब ही अन्य जाति के मतदाता हैं। समस्याओं की बात करें तो अमरोहा जिले की इस सीट पर इनकी भरमार है। विकास की चाल सुस्त होना क्षेत्र का बड़ा मुद्दा है। रोजगार के बहुत ज्यादा साधन नहीं हैं। ऐसे में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। रोजी रोटी के लिए लोग दिल्ली समेत दूसरे बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। इसके अलावा सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तस्वीर अब तक बहुत ज्यादा बदली नहीं है। खैर, इन सबके बीच नौगावा सादात का चुनावी संग्राम कौन अपने नाम करता है, देखना अहम होगा। अमरोहा से प्रथम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अमरोहा जिले की नौगावा सादात विधानसभा सीट पर मुकाबला कैसा होगा, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, जनता का क्या कुछ रुख है, ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे अमरोहा के संवाददाता प्रथम से। वहीं इस सीट पर कुछ और दिलचस्प पहलुओं को भी हम जानेंगे हमारे सहयोगी गगन मिश्रा से, जो हमारे साथ लखनऊ से लाइव बने हुए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करूंगा प्रथम आपका, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। आपने वहां के समीकरण, चुनावी समीकरण क्या है उनको समझने की कोशिश की है। जो ये सीट है इसका जरा इतिहास बताइए और 2022 का मूड, यहाँ चुनावी मूड कैसा है, क्या कुछ है यहाँ चुनावी मतदाताओं में, जिस तरह से अगर देखा जाए तो क्या कुछ रुख है उनका, विस्तार से बताइए हमें। जी सर, नौगावा सादात सीट 2012 में यहाँ पहला चुनाव हुआ और यहाँ से अशफाक अली की सपा से विजयी घोषित हुए जी। उन्होंने राहुल कुमार जी बसपा को हराया। 2017 में चेतन चौहान क्रिकेटर जी वो यहाँ से विधायक बने जी। दरअसल नौगावा सादात सीट किसान बाहुल्य सीट है जी। और किसान बाहुल्य सीट होने के साथ मुख्य रूप से यहाँ 30-35 हजार जाट लोग हैं जो अपनी विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। 2012 से में भी और 2017 में भी जाट वोटों का अहम रोल इसमें रहता है, क्योंकि किसान है, किसानों की अपनी अपनी समस्याएं हैं जी। तो यहाँ चुनाव में किसानों की समस्याएं अहम होंगी जी। उनके मुद्दे जी बिल्कुल। जिस तरह से अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी ने इस सीट पर अपनी जीत हासिल की थी। उससे पहले की अगर बात की जाए तो तब चुनावी समीकरण कुछ अलग थे, लेकिन अब 2022 की अगर लिहाजन बात करें तो क्या कुछ जनता का रुख है? क्या जनता, वहां का जो मतदाता है वो बीजेपी के काम से संतुष्ट है या इस बार सत्ता में फेरबदल होने वाला? 2022 के अगर चुनाव की बात करें तो यहाँ चूंकि जो किसानों के मुद्दे थे उनमें जो 3 कृषि कानून थे वो तो सरकार ने वापस ले लिए जी, लेकिन अभी भी किसानों का मुद्दा एमएसपी, समय पर गन्ना भुगतान जी, बिजली बिल में बढ़ोतरी को कम करना, किसानों के लिए बिजली माफ करना
स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, ये बड़े अहम मुद्दे रहेंगे। जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो वहां के अभी अगर स्थानीय विधायक की बात की जाए तो उनसे जनता उनके कामों से कितनी संतुष्ट है? जनता का अगर हमने रुख जानने की कोशिश की तो इस मामले में कुछ ज्यादा स्पष्ट रूप से निकल के नहीं आया। चलिए मैं गगन का रुख करूंगा। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता गगन बने हुए हैं। गगन, जिस तरह से अगर नौगावा की बात की जाए तो पिछली बार बीजेपी यहां से इस सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी, लेकिन अब 2022 की बात की जाए तो इस सीट पर विकास एक बड़ा मुद्दा है। किसानों को अगर देखें तो ये तमाम बड़े मुद्दे हैं। अब ऐसे में 2022 में क्या लग रहा है आपको, किसकी स्थिति मजबूत है? गगन, देखिए विकास, बैक टू बैक 2 चुनाव नौगावा सदाकतपुर में हुआ है और पहले चेतन चौहान ने यहाँ पे जीत हासिल की, लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संगीता चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और उन्होंने भी जीत हासिल की। यानी कि बैक टू बैक 2017 से लेकर और 2020 तक भाजपा का ही वर्चस्व रहा है वहां पर, क्योंकि चेतन चौहान ने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत ही अमरोहा से की थी। नौगावा से उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद विधानसभा में भी उन्होंने जीत हासिल की, चुनाव कैबिनेट मंत्री बनाए गए। अब उनकी पत्नी उनकी इस समय मौजूदा विधायक हैं। लेकिन 2022 की अगर बात करें, क्योंकि किसानों का मुद्दा काफी अहम है, लगातार किसान गाजीपुर बॉर्डर के समेत पूरे भारत में या कहें पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन रहित हैं और सरकार से लगातार तीनों कानून को वापसी के लिए और साथ साथ एमएसपी को लेकर, क्योंकि तीनों कानून एक बहाना था। उसके साथ साथ जितनी दशकों से इनकी मांगे आई थी किसानों की, उन्होंने इस दौरान ही अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा है। कुछ मांगे तो सरकार ने मान ली है, लेकिन एमएसपी पे और साथ ही साथ किसानों में खासकर जो छुट्टा पशु हैं, क्योंकि जैसे ही योगी सरकार बनती है उसके बाद से ही जो छुट्टा पशु लगातार किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं, उसको लेकर किसान काफी परेशान हैं। हालांकि वो 2019 के लोकसभा चुनाव में उतना प्रभाव उसका नहीं दिखा, लेकिन अभी भी किसान उन छुट्टा पशुओं से परेशान है जो लगातार उनकी फसलों को नाश कर रहे हैं। पहले वो अपनी फसल उगाने के लिए मेहनत करते हैं, उसके बाद पशुओं को भगाने के लिए मेहनत करते हैं, रात भर के खेतों में वो डेरा डाले हुए होते हैं। तो तमाम उस समस्याएं हैं किसानों के सामने, वो शायद 2022 चुनाव में गुस्सा सरकार को हटाने या सरकार के खिलाफ दिख सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर जातिगत समीकरण की बात किया जाए तो लगातार 2014 के पास ही ये शुरुआत कर दी गई थी, क्योंकि किसी जमाने में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम एक साथ वोट किया करता था और इसका फायदा हमेशा समाजवादी पार्टी को या फिर बसपा को मिला करता था। लेकिन जब भाजपा ने यहाँ पर लहर बनानी शुरू की 2014 के बाद से ही जाट और मुस्लिम अलग हो गए हैं, दोनों अलग अलग वोट देते हैं। जाट भाजपा के साथ चला गया, मुस्लिम कभी बसपा के साथ या फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाता है। तो जातिगत समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत बदला है, जाट अलग हो चुका है, मुस्लिम अलग हो चुका है। लेकिन अगर इस बार 2022 के चुनाव में रालोद के साथ गठबंधन मजबूती से किया गया समाजवादी पार्टी ने, और ये चाह रही है समाजवादी पार्टी कि जाट और मुस्लिम एक साथ वोट करे, उसकी कवायद भी चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि जाट और मुस्लिम एक जगह वोट करे। अगर वो वोट करती है तो भाजपा के खिलाफ ही जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार दावे कर रही है कि उन्होंने काम भी किए हैं, चाहे वो तमाम एक्सप्रेसवे की बात की जाए या फिर नई औद्योगिक यूनिट लगाने की बात की जाए, तमाम वो काम करने के गाए जाते हैं सरकार की तरफ से। लेकिन वहां का किसान काफी परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है। कोरोना काल के दौरान जितने भी यहाँ के नौजवान पलायन करके मुंबई और दिल्ली गए थे, वहां से वापस आ चुके हैं, उनको उतना स्तर पे काम नहीं मिल रहा है। कुछ नगर पंचायतें बड़ी हैं जहां पर अब मनरेगा का भी काम वहां पर बंद हो चुका है। तो तमाम वो दिक्कतें हैं लोगों के सामने जो भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप नहीं जा रही हैं। अगर यही दिक्कतें बनी रही और भारतीय जनता पार्टी के भरोसा नहीं दिला पाई यहाँ के मतदाताओं को कि हम उनके साथ हैं और 2022 में जो समस्याएं हैं उसका निदान कर देंगे, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये चुनाव जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले बताई कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या एमएसपी की समस्याएं हैं, तो सरकार उसका निदान कर सकती है, सरकार के हाथ में है। लेकिन जो छुट्टा पशु हैं उनसे निदान कैसे सरकार दिलाएगी, वो सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है। गगन, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। प्रथम आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो यहाँ एक छोटा सा वक्त, एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। दिल्ली सरकार के स्कूलों के
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अमरोहा जिले की नौगावा सादात विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। यहाँ का कैसा मुकाबला रहने वाला है, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, जनता का क्या कुछ रोक है, ये समझने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी लखनऊ से लगातार गगन मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। गगन, एक बार फिर मैं आपका रुख करूंगा। यदि इस बार की बात की जाए 2022 में, जिस तरह से आपने कहा कि किसान बाहुल्य क्षेत्र है ये, किसानों को जिस तरह से अब कृषि कानून की वापसी हुई है, लेकिन एमएसपी अभी भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मैं जिस तरह से वहां के जो प्रतिनिधि हैं बीजेपी की, जिस तरह से चेतन जी की बात की जाए तो उनके बाद उपचुनाव हुए, उनकी मृत्यु के बाद हालांकि बीजेपी अभी भी बनी हुई है सीट से, लेकिन उनके काम से जनता कितनी संतुष्ट है या जनता का रुख कुछ बदला नजर आ रहा है? क्या क्या कुछ देखने को मिल रहा है गगन? देखिए, जब चेतन चौहान यहाँ से विधायक हुआ करते थे, क्योंकि उनका एक इमोशनल लगाव था, वहाँ के लोगों से चेतन चौहान का लगाव था, क्योंकि चेतन चौहान एक समय भारत का प्रतिनिधित्व करते थे, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे। तो वैसे भी अमरोहा में और खासकर इस सीट में उनका काफी वर्चस्व था। इसीलिए 1990 के बाद से ही लगातार वो यहाँ पर सक्रिय थे, लोकसभा भी गए, लेकिन एक बार उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जब इस बार 2017 में योगी सरकार एक फॉर्म में थी भारतीय जनता पार्टी, तब इनको विधानसभा का टिकट दिया गया, जीते भी और इनको मंत्री बनाया गया। उसके बाद से ही जनता काफी इनसे प्रभावित थी, इनका वर्चस्व था। लेकिन क्योंकि जनता का वर्चस्व एक तरफ है और उनका विकास एक तरफ है, अगर उनकी मांगे पूरी ना हो या बुनियादी समस्याएं उनकी दूर ना हो, तो जनता एक प्रत्याशी को या एक उम्मीदवार को कब तक पसंद करेगा, ये शायद कोई नहीं बता सकता, और जनता ही इसका हिसाब करती है। हालांकि संगीता चौहान उनकी पत्नी है, और जब उपचुनाव हुआ 2020 में, तब थोड़ा सा इमोशनल कार्ड खेला गया संगीता चौहान के द्वारा, और संगीता चौहान ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए ही इस सीट में जीत हासिल की थी। हालांकि संगीता चौहान के जो खिलाफ थे जावेद आब्दी व अखिलेश यादव के काफी करीब है, लेकिन जो समीकरण था वो, देखिए उपचुनाव का समय था और उस समय अगर बात की जाए तो सहानुभूति एक बड़ा फैक्टर था उस उपचुनाव की अगर हम बात करें। लेकिन अब 2022 का चुनाव है, विपक्ष यहाँ पर कितना मजबूत है? क्या कांग्रेस यहाँ से लगातार अपनी जो पैठ है वो मजबूत करती जा रही है या सपा मजबूत आ रही है? तो विपक्ष का अगर हम देखें तो विपक्ष पर कैसे नजर डालेंगे आप? अब देखिए, क्योंकि अब कांग्रेस के यहाँ पर एक सबसे मजबूत नेता है वो इमरान मसूद, और इमरान मसूद का मुरादाबाद, अमरोहा समेत कई ऐसी जिले हैं वहां की सीटों पर दबदबा माना जाता है। तो कांग्रेस अगर मजबूत स्थिति में तभी होगी जब इमरान मसूद को कांग्रेस खुश कर पाएगी, क्योंकि लगातार इमरान मसूद कांग्रेस के खिलाफ बागी तेवर दिखाते आ रहे हैं। प्रियंका गांधी कभी तारीफ करते हैं, कभी संगठन की बुराई करते हैं, तो कांग्रेस तभी वर्चस्व अपना यहाँ पर स्थापित कर पाएगी जब इमरान मसूद खुश रहेंगे। दूसरा, समाजवादी पार्टी अगर जातिगत समीकरण को साध लेती है, अगर जाट मुस्लिम को साथ में लेके आती है, किसान वैसे भी भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं, अगर उनका वो ये जाति फैक्टर अगर उनके खिलाफ, उनके अनुकूल आता है, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पे मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडों पे सेट हो जाती है, अगर उनका जो एजेंडा है कि जाट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाए, मुस्लिम के साथ ना जाए, वो साथ ही साथ किसानों की समस्याएं हैं उसका निदान कर दे, और किसानों को ये भरोसा हो जाए कि आने वाले दिनों में जब छुट्टा पशु हैं उनसे उनको छुटकारा मिल जाएगा, उनकी फसल बर्बाद नहीं होगी, और जो एमएसपी की मांगे हैं वो अगर ठीक ठाक पूरी हो जाती हैं, तो शायद किसान जो बाहुल्य क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए। लेकिन यहाँ की जो बुनियादी समस्याएं हैं, रोजगार लगातार यहाँ से घटता जा रहा है। कोरोना के काल के बाद जब पलायन करे युवक थे, वो जब वापस आए हैं, उनको रोजगार यहाँ पर मिल नहीं पा रहा है, वो वापस जाने को फिर से मजबूर हैं। कुछ जाना चाहते हैं क्योंकि थर्ड वेव आनी है, थर्ड वेव को सहमे लोग वापस नहीं जाना चाहते हैं। तो तमाम वो दिक्कतें हैं यहाँ पर, जो अभी फिलहाल ये तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि किसके अनुकूल और किसके प्रतिकूल परिणाम जाने वाला है। लेकिन आम जनता यहाँ पर प्रताड़ित है। खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले और कई ऐसी विधानसभा जहां पर विकास ना के बराबर हुआ, उसमें अमरोहा के नौगावा सादात सीट ऐसी है जहां पर किसान भी परेशान है, युवा भी परेशान है, और यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे लोग हमेशा से ये कहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए वोट दिया था कि शायद हमारा विकास हो सके, जो समाजवादी पार्टी में नहीं किया था। तो अब वो यही सब उनकी तरफ से बातें आती हैं सामने, चाहे वो नौगावा सादात सीट हो या कि कोई और सीट हो, कि जो किसान पहले थोड़ा बहुत खुश था कि अपनी फसल कम से कम वो तो उगा लेता था, लेकिन अब फसल उगने के बाद अगर छुट्टा पशु उनकी फसल को बर्बाद करते हैं, तो साफ
पूरा जिम्मेदार वहां का प्रशासन और सरकार है। अब सरकार अगर छुट्टा पशु से छुटकारा नहीं दिला पाती तो हम क्यों इनको वोट दें? तो तमाम दिक्कतें हैं लोगों के सामने कि वो ये अभी तक ये निष्कर्ष पे नहीं आ पाए कि हम वोट किसके साथ जाएं। अगर जातिगत को किनारे कर दे, केवल समस्याओं को सामने रखें, तो समस्याओं को लेकर अभी भी यहाँ का मतदाता अभी उतना स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि अभी समय है, अगर राजनीतिक दल अपना भरोसा यहाँ पर कायम कर सके, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे फिर समाजवादी पार्टी हो, तो शायद यहाँ का मतदाता स्पष्ट हो जाए। लेकिन अभी समस्याएं ज्यादा हैं, रोजगार भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ के किसानों को समस्याएं भी हैं, चाहे वो एमएसपी को लेकर हो या फिर यहाँ पर छुट्टा पशुओं को लेकर, और साथ ही साथ जो यहाँ की बुनियादी समस्याएं, चाहे वो सड़क हो, पेयजल की व्यवस्था हो, यहाँ पर उतनी स्तर पर नहीं मिल पा रही है। शायद वो चेतन चौहान के जाने के बाद उतना अनुरूप नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ के विधायक मंत्री बने, 2.5 साल मंत्री रहे हैं, होमगार्ड और खेल मंत्रालय उनके पास रहा है, तो वो शायद उम्मीद होती है कि हमारे विधानसभा से कोई अगर विधायक मंत्री बना है तो शायद वो विकास उस स्तर पर हो, लेकिन वो स्तर पर विकास नहीं पहुंच पाया। तो नाराजगी है सत्ताधारी पार्टी के लिए लोगों के द्वारा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी जातिगत आंकड़े साध लेती है तो शायद समाजवादी पार्टी का यहाँ पे फिर से परचम लहरा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, सारी कसर यहाँ पर लगाई जा रही है, चाहे वो इमोशनल कार्ड खेलने के द्वारा हो या फिर अन्य कोई एजेंडा के तहत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी कांटे की टक्कर में है और लगातार यहाँ पर बिल्कुल। गगन, हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओमकार जी भी जुड़ गए। सर बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुन रहा हूं सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जिस तरह से अगर हम इस सीट की बात की जाए तो सर पिछली बार बीजेपी एक बड़ी जीत के साथ यहाँ पर जीती है और लगातार अब इस बार की अगर बात की जाए 2022 में कांग्रेस कितनी तैयार है सर? कैसा मतदाताओं का रुख है, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? देखिए, कांग्रेस जो है इस बार पूरी तैयारी के साथ है। जब बाई इलेक्शन हुआ था तो हमारी तैयारी संतोषजनक नहीं थी। उस समय बीजेपी धर्म और जाति के आधार पर चुनाव जीत गई। 2022 के लिए हम पूरी तरह तैयार है। हमने बूथ अध्यक्षता, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष और पन्ना प्रभारी, यानी कि अब मजबूती तरीके से संगठन को हमने निचले लेवल पर तैयार किया है और सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे साथ। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, ये मजबूती का जो आधार है उसको कैसे मान रहे हैं आप? किस तरह से आपको लग रहा है कि आप मजबूत हैं? क्योंकि सपा से हमारी बात हुई है, सपा फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। सपा का तो ये कहना है कि हम बहुत मजबूती के साथ इस बार चुनाव में उतर रहे हैं, तो अब आपको कैसे कॉन्फिडेंस आ रहा है? देखिए, हमें इसलिए कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमारे पूरे न्याय पंचायत के अध्यक्ष बने हुए हैं, ग्राम सभाओं के अध्यक्ष बने हुए हैं, बूथ के अध्यक्ष बने हुए हैं और हमारी तमाम बूथ लेवल पे कमेटियों का पूरी तरह से गठन कर लिया गया है। बीजेपी का भी हो चुका है सर। हाँ, दूसरी चीज, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो 9 प्रतिज्ञाएं ली हैं उनका हमें पूरा समर्थन मिल रहा है और प्रतिज्ञाओं को जब हम गांव-गांव लेके जा रहे हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। उन्हीं प्रतिज्ञाओं के भरोसे सर वो हम जान लेते हैं। हमारे साथ सपा के जिला अध्यक्ष ओमपाल जी भी जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बसपा से हमारे साथ जिला अध्यक्ष सोमपाल जी जुड़े हैं। सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सर, जिस तरह से अभी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओमकार जी, उनसे हमारी बात चल रही है, फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमने बूथ लेवल पर हो चाहे जिला लेवल पर हो पूरी तैयारी कर ली है और कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। अब ऐसे में आप बसपा को कहां खड़ा हुआ देख रहे हैं सर? कैसी तैयारी है 2022 की? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जमीनी स्तर पर काम करती है, ग्रास रूट पर काम करती है। जितनी पार्टियां सब हमारी नकल कर रही है, लेकिन नकल भी इनसे नहीं हो पा रही है। हम सर्व समाज से जोड़ने का काम कर रहे हैं। 2007 में हमने सर्व समाज में बूथ स्तर पर हमने भाईचारा बनाया था और उसी हिसाब से आज जो भारतीय जनता पार्टी से आम जनता तरस आ चुकी है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार को याद कर रही है। कांग्रेस का तो ये कहना है बीजेपी, सपा और कांग्रेस की लड़ाई है। वैसे में कैसे आप इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? क्या कुछ मतदाताओं का रुख है? कैसे नब्ज लिया आपने? कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं नजर इसकी कोई लड़ाई में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ ओमकार जी भी जुड़े हैं। ओमकार जी, अब कैसे देखेंगे आप? जिस तरह से फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन सोमपाल जी का तो कहना है कि कांग्रेस लड़ाई से ही बाहर है, रेस से ही बाहर नजर आ रही है। अब क्या कहेंगे सर? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ओमकार जी? चलिए, मुझे लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। सोमपाल जी, मैं फिर आपके पास लौट रहा हूं। अगर 2017 की बात की जाए तो बीजेपी जिस तरह से पिछले 5 साल से सीट पर बनी हुई है, लगातार अगर बात की जाए तो विकास हालांकि एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन अब विपक्ष की बात की जाए तो आपने किस तरह तैयारी की है? क्या आपको लग रहा है कि किन मुद्दों को लेकर जनता बीजेपी से नाराज है और क्यों जनता इस बार बसपा का रुख करेगी? सोमपाल जी। बहुजन समाज पार्टी काम में विश्वास करती है।
4 बार बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री रही है जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत गाँव का संपूर्ण विकास करने का काम किया। जी 28,500 गाँव का 4 बार की सरकार में किया है। जब सीसी रोड पड़े हैं, जब विद्युतीकरण हुआ है, संपर्क मार्ग जोड़े गए हैं, पाठशालाएं बनाई गई हैं, इन्हीं संपूर्ण विकास जो है गांव का विकास। बहन कुमारी भाई सफाई कर्मचारी 1,08,000 गाँव में सफाई कर्मचारी नियुक्त करके गांव के लोगों को सफाई का भी ध्यान रखा है। सर आप विकास की बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, हालांकि ये 2017 के चुनाव में नजर नहीं आया था विकास का जो परिणाम है आपका। ठीक है, हमारे साथ ओमकार जी एक बार फिर जुड़ गए। ओमकार जी, जिस तरह से सोमपाल जी का कहना है कि कांग्रेस अब लड़ाई से बाहर नजर आ रही है, रेस में कांग्रेस को नहीं मान रहे हैं, अब कैसे देखते हैं सर, क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आदरणीय हमारे भाई सोमपाल जी कह रहे हैं, हम लोग रोजाना सड़कों पे हैं। बसपा का एक ना प्रदर्शन जनता के लिए नहीं है, बसपा के सड़क पे काम नहीं कर रही है, बसपा का पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं जिक्र तक नहीं है। बहन जी जनता के मुद्दों को लिए कहीं आ नहीं रही है बाहर, तो कैसे बसपा लड़ाई में है? वो तो अपना विकास गिना रहे हैं सर, तमाम विकास गिना रहे हैं, वो अपने बसपा सुप्रीमो की जो काम है उनका विकास गिना रहे हैं। आप कैसे कॉन्फिडेंट है? कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है? लड़ रही है प्रियंका जी, दलितों की लड़ाई लड़ रही है, हाथरस का हो, उन्नाव का हो, बहन जी तो चुप रहती है। इस सीट पे कांग्रेस ने क्या किया है सर? मतदाता कैसे खुश है कांग्रेस से? मतदाता इसलिए सोचेंगे 9 प्रतिज्ञाएं की है, कर्ज माफ करेंगे, बिजली का बिल माफ करेंगे, स्कूटी देंगे, मोबाइल फोन देंगे, कोरोना काल के जो पीड़ित लोग हैं उन्हें 25,000 ये तो बीजेपी भी कह रही है सर, बीजेपी कह रही है हम तमाम चीजें देंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने पहले भी दिया है, अभी भी देंगे। तो अब ऐसे में जनता प्रियंका गांधी जी की बात पर क्यों विश्वास करे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये चीज तो सपा जो प्रमुख अखिलेश यादव हैं वो भी तमाम वादे कर रहे हैं कि हमने युवाओं को लैपटॉप दिए हैं। बीजेपी तमाम अपना विकास का मॉडल पेश कर रही है। अब जनता इस चीज पर आप पर क्यों विश्वास करे? जी, वादों में और प्रतिज्ञाओं में बड़ा फर्क है जी। और जिन मुसलमान वोटों के ऊपर अखिलेश यादव जी विश्वास कर रहे हैं, जब एनआरसी में लाई थी सरकार, भाजपा सरकार, जब मुसलमानों पे गोली चल रही थी, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था, जेलों में डाला जा रहा था, तो अखिलेश यादव कहाँ है? चुप बैठे थे घरों में। आज आजम खान साहब उनकी पार्टी के बड़े नेता जेल के अंदर है। अखिलेश यादव जी का एक बयान उनके पक्ष में नहीं आया, एक आंदोलन नहीं किया, तो मुसलमान वोट क्यों देगा उन्हें? मुसलमानों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। इस बार कांग्रेस को लोग वोट देने का मन बना रहे हैं। सोमपाल जी का रुख कर रहा हूँ। सोमपाल जी, ओमकार जी फुल कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो मजबूर हैं उनकी लड़ाई के लिए वो आगे लड़ रहे हैं। अब सोमपाल जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, अब आप कौन सा ऐसा बाण तैयार कर रहे हैं जो जनता आपका रुख करेगी? बसपा किन मुद्दों को लेकर कॉन्फिडेंट है सर? देखिए, इनकी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी घोषणा कर रही है। पहले तो उन राज्यों में आप वो जो ये वादे कर रही है उनका विकास कार्य कराते हैं। चाहे इनकी सरकार चल रही है वहाँ तो कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को साथ देकर चलती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर चलती है। सर इस बार कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको आप सबसे पहले प्राथमिकता दे रहे हैं, जिनके लिए आपने सबसे बड़ी घोषणा की है? कोई ऐसी जाति धर्म नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी नहीं जुड़ रही है जी। सबको समान अधिकार, सबको समान विचार, समान अधिकार, सब हम सम्मान देते हैं। और सब समाज के बलबूते पे 2007 में सरकार बनी थी, तो ऐसी इस बार 2022 में सब समाज के बलबूते पे बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हालांकि सर अब मैं आप दोनों को बता दूं, पिछले 7 से 8 मिनट से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप दोनों से मैंने मुद्दे समझने चाहे। हालांकि आपने दोनों ने युवाओं का जिक्र नहीं किया है। सर युवा एक बड़ी चीज है, क्योंकि इस बार अगर बात की जाए इस सीट से अधिकतर युवा दिल्ली का रुख करते हैं। पलायन एक बड़ी समस्या है सर, रोजगार क्यों नहीं उठा रहे हैं? प्रतिज्ञा ली है आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जी 20 लाख युवाओं को। चलिए सर अब देखते हैं आने वाला, ये तो वक्त बताएगा। दोनों की तैयारियां हैं आपकी और हमारी बहुत शुभकामनाएं दोनों के साथ। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी में हमारे साथ हम साझा करने के लिए, तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिर मैं लखनऊ का रुख करूंगा, हमारे साथ गगन बने हुए हैं। गगन, समय बहुत कम है, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा। अब यदि तमाम आपने बात सुनी है बसपा के जो जिलाध्यक्ष थे उनकी भी और कांग्रेस की भी, अब आप अगर देखें तो ओवरऑल कैसे देख रहे हैं इस चीज पर, कौन सा दल ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? गगन। देखिए, चुनाव के समय वादों की बहार होती है और हर राजनीतिक दल एक से एक वादे करती हैं, चाहे वो एक्टिवा देने की हो, चाहे स्कूटी देने की हो, चाहे वो मोबाइल देने की हो। लेकिन असल मुद्दे किसानों से जुड़े हुए हैं, रोजगार को लेकर जुड़े हुए हैं, उसकी राजनीतिक दल
वो उतनी मजबूती से वादे नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वादों को पूर्ण रूप से निभाना इतना आसान नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दावे करती है उसने पूरा संकल्प पत्र पूरा किया, लेकिन अभी भी नौजवान और किसान उनसे नाराज हैं। और अगर जातिगत देखा जाए तो जातिगत में लगातार जाटों वोटों को लेकर चंद्रशेखर भी अपनी नजर गड़ा हुए हैं, तो बसपा के लिए काफी चुनौती वाला समय होगा। और बसपा कैसे उन जाटों को चंद्रशेखर के पास जाने से बचाती है, वो भी एक वक्त होगा देखना वाला, कि कैसे उनके पास जाटों और दलित वोट रहता है, बचा रहता है, उनका जो कोर वोटर माना जाता है। रही बात समाजवादी पार्टी और बसपा सपा की, तो सपा और भाजपा की लड़ाई मजबूती से है, क्योंकि दोनों लोग वहां पर जातिगत आंकड़ों को साधने में जुटे हुए हैं। और जातिगत आंकड़े अगर सध गए, चाहे वो जाटो और मुस्लिम अगर एक साथ समाजवादी पार्टी के साथ चढ़ गए, तो समाजवादी पार्टी की यहाँ पे बल्ले बल्ले होने वाली है। और अगर भाजपा अपने विकास के एजेंडे को सेट कर पाई और विकास का एजेंडा यहाँ पर लोगों को समझा गई, तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। फिर वापसी हो सकती है। चलिए गगन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो गगन ने जिस तरह से बताया है कि सपा और बीजेपी लगातार जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है, कि किस तरह से जो सबसे बहुतायत में जाट समाज है वहां पर उनको किस तरह से साधा जा सकता है। आज हम अमरोहा जिले की नौगावा सादात सीट पर बात कर रहे थे। हमारे साथ बसपा के जिला अध्यक्ष जुड़े, उन्होंने तमाम विपक्ष के तौर पर जो भी मुद्दे हैं विकास के, लोगों की, मतदाताओं की जो राय है उनको समझा है। हालांकि अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2022 के चुनाव में जनता किसका साथ देती है। आज कुर्सीनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा को लेकर हम आपको साथ जुड़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।